चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे चोक कुंडली। हाँ, चोक कुंडली क्या होता है, चोक कुंडली किसे कहते हैं, आज इसी पे हम बात करेंगे। हाँ, और फिर बात करेंगे एलसी दोलन। एलसी दोलन क्या होता है उस पर भी हम आज ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, चोक कुंडली। चोक कुंडली ठीक है, क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसा यंत्र है ये, ठीक है, जो वैद्युत परिपथ में बिना ऊर्जा को व्यय किए उस परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। जैसे कोई सर्किट है, उसमें करंट बह रही है, हमें उस करंट को कंट्रोल करना है, अपने अनुसार उसको बढ़ाना घटाना है। आप उसमें चोक कुंडली को जोड़ दो। जब चोक कुंडली उस परिपथ में जोड़ दोगे, ठीक है, तो चोक कुंडली उस धारा को कंट्रोल करेगी, लेकिन कंट्रोल करने के साथ साथ कोई भी ऊर्जा का लॉस नहीं करेगी। दूसरे उपकरण को यदि आप जोड़ोगे तो वो धारा को कंट्रोल तो करेगा, साथ साथ में ऊर्जा को भी लॉस करेगा। ठीक है, तो इसलिए चोक कुंडली बनाई गई जो बिना ऊर्जा को लॉस किए उस परिपथ में बहने वाली धारा को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि चोक कुंडली किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि चोक कुंडली एक ऐसा यंत्र है या उच्च प्रेरक वाली कुंडली है जो वैद्युत परिपथ में बिना ऊर्जा को व्यय किए परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करती है। यह हो गया उसका डिफिनीशन। ठीक, अब क्यों उच्च प्रेरक की कुंडली बनाई गई, क्या कारण था, इसकी संरचना कैसे हुई है, कैसे ये धारा को कंट्रोल करती है बिना ऊर्जा लॉस किए, इन सब पर अभी हम बात कर लेंगे। ठीक है, पहले इसका डिफिनीशन नोट कर लें। लिखेंगे यह उच्च प्रेरकत्व वाली कुंडली होती है जो परिपथ में प्रवाहित धारा को बिना ऊर्जा व्यय के नियंत्रित करती है। ठीक है, ये तो हो गया चोक कुंडली। ये क्या है, उच्च प्रेरक की एक कुंडली है, ठीक है, जो परिपथ में प्रवाहित धारा को बिना ऊर्जा व्यय किए क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है उसको। ठीक है जी। संरचना में अगर हम देखें, संरचना का मतलब बनावट, कैसे बनी होती है, तो ध्यान रखें, जब चोक कुंडली बनाई जाती है तो नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को अधिक फेरों में लपेटकर बनाया जाता है। ध्यान रहे, नर्म लोहे के क्रोड होंगे ऐसे,
क्रोड का मतलब देखिएगा ध्यान से, ये एक नर्म लोहा है, ठीक, और इस नर्म लोहे की पतली पतली पत्तियां होंगी, ऐसे ऐसे, समझ में आई बात? ऐसे पत्तियां होंगी, ऐसे, और इन पत्तियों के ऊपर तांबे का मोटा तार, पतला नहीं, मोटा तार, पतला इसलिए नहीं क्योंकि जब तार पतला होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, पता है कि नहीं? जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे प्रतिरोध, तो उसमें आपको बताया होगा कि तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक कारक था कि तार की मोटाई कम होती है तो प्रतिरोध ज्यादा होता है, तार की मोटाई ज्यादा होती है तो प्रतिरोध कम होता है। तो जब मोटा तार इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रतिरोध कम होने से क्या होगा? ऊर्जा का व्यय कम हो जाएगा, क्योंकि जो तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है वो तार ऊर्जा को ज्यादा व्यय करती है। हमारा जो ये यंत्र है ये बिना ऊर्जा व्यय किए काम कर रहा है, ठीक है? इसका मतलब इसका प्रतिरोध बहुत बहुत कम होना चाहिए। अगर इसका प्रतिरोध होगा तो ये बिना ऊर्जा व्यय किए काम नहीं कर सकता, ये ऊर्जा को व्यय करेगा। तो इसलिए जब इस कुंडली को बनाई जाती है तो मोटे तांबे का तार इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रतिरोध बहुत बहुत कम हो जाए, क्योंकि तार की मोटाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध बहुत कम होगा, और प्रतिरोध बहुत कम होगा तो बिना ऊर्जा व्यय किए काम करेगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो इसलिए नर्म लोहे के ऊपर तांबे का, देखिए ऐसे, ये एक ही तार को हम बना रहे हैं, देखना ऐसे मोटा तार लपेटा जाता है, ऐसे, ये समझ लो ये पूरा एक तार है, समझ में आई बात? फिर ये दूसरा राउंड है इसका, ठीक है जी? फिर कहां हंस रहे हो? वही समझ लो, कोबरा समझ लो भाई। समझ में आना चाहिए। ठीक है जी? इस तरह से नर्म लोहे के ऊपर तांबे का मोटा और विद्युत रोधी, विद्युत रोधी क्यों? क्योंकि उसके ऊपर रोधी लेप लगा होना चाहिए, नहीं तो एक तार दूसरे तार से क्या होगा? सट जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए तार कैसा हो? मोटा हो और विद्युत रोधी हो। ऐसे तार को इस नर्म लोहे के पटलित क्रोड पर अधिक फेरों में लपेटा जाता है। हमने तो 4 फेरे दिखाया है, अधिक फेरे होने चाहिए। तो मोटा होने से प्रतिरोध कम हो जाएगा, अधिक फेरे होने से इसका जो प्रेरकत्व है एल का मान वो क्या होगा? उच्च हो जाएगा। समझ आई बात? इसलिए मोटा विद्युत रोधी तार अधिक फेरों में इस पे होना चाहिए, तब ये बिना ऊर्जा व्यय किए धारा को कंट्रोल करेगा। अगर मान लीजिए मोटा तार नहीं हुआ, पतला हो गया, तब तो ये ऊर्जा को व्यय करेगा, और फेरों की संख्या अधिक नहीं हुई तब भी ये ऊर्जा को व्यय करेगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, प्रेरक तो भी ऊंचा हो और प्रतिरोध सबसे कम हो। तो प्रतिरोध कम करने के लिए तार मोटा और प्रेरक ऊंचा करने के लिए फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। समझा गई बात? तो जब संरचना की बात करेंगे तो लिखेंगे नर्म
लोहे के क्रोड पर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को क्या करते हैं, अधिक फेरों में लपेट दिया जाता है। ठीक है, नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार को अधिक फेरों में लपेट दिया जाता है। ठीक है, तार मोटा होने से उसका प्रतिरोध बहुत क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है। तथा फेरों की संख्या अधिक होने से उसका प्रेरकत्व उच्च हो जाता है। समझ में आई बात? ये काम करना पड़ता है। ठीक, अब देखिए कार्यविधि में लिखे, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है चोक कुंडली में, ध्यान देना, जब चोक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो वह शुद्ध एल परिपथ की तरह व्यवहार करती है। यानी ये कुंडली एल परिपथ की तरह काम करने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम है, तो प्रतिरोध तो काम करेगा नहीं, तो सिर्फ कुंडली काम करेगी। और जब परिपथ में सिर्फ कुंडली हो तो उस परिपथ को क्या कहते हैं, शुद्ध एल कहते हैं ना। तो ये शुद्ध एल परिपथ की तरह काम करने लगेगी। और देखिए, चूंकि एल परिपथ का कालांतर, एल परिपथ का कालांतर कितना होता है जी, हाई इक्वल टू π/2 होता है। एल परिपथ का कालांतर होता है ना। तो व्यय औसत शक्ति P एवरेज बराबर क्या होता है, ERMS IRMS इंटू cos फाई का मान cos π/2 बराबर, तो P एवरेज क्या हो गया, 0। समझ में आ गई बात?
ये बिना ऊर्जा व्यय किए काम करेगी। देखो ऊर्जा व्यय क्या हो गया, शून्य। ऊर्जा व्यय कितना हो गया, जब ये कुंडली उच्च प्रेरक की हो गई तो ये सिर्फ शुद्ध एल परिपथ की तरह काम करेगी, और शुद्ध एल परिपथ का व्यय शक्ति क्या होता है, 0। यानी एल परिपथ बिना ऊर्जा व्यय किए धारा को प्रवाहित करता है। उसी धारा का नाम है वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं। वाटहीन धारा क्या होती है, धारा का वह घटक जो परिपथ में बिना ऊर्जा व्यय किए प्रवाहित हो, उस धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा या कार्यहीन धारा। एक हमने बताया था कार्यधारी धारा, धारा का वह घटक जो परिपथ में ऊर्जा व्यय करते हुए प्रवाहित होता हो, तो उसे कार्यधारी धारा कहते हैं, जो आर परिपथ में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चोक कुंडली जो है बिना ऊर्जा व्यय किए धारा को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। शांत हो जाओ। चलो जी, देखो अगला है एलसी दोलन। ए बच्चा बात नहीं, एलसी दोलन क्या होता है ये, टोपी इधर, क्या होता है एलसी दोलन। एल मीन प्रेरक, सी मीन संधारित। ठीक है जी, संधारित की धारिता है वो, यानी एक प्रेरक और एक संधारित के बीच में दोलन। दोलन का मतलब समझ रहे हो, झूलना। जब कोई चीज ऐसे लटक जाए, इधर जाए फिर इधर आए, फिर इधर जाए फिर इधर आए, इसी को क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। तो यहां पर इधर उधर आएगा जाएगा कौन, ऊर्जा। ऊर्जा का विनिमय होगा एक बार एल से सी की ओर, फिर सी से एल की ओर। तो जब ऊर्जा एल से सी, सी से एल जाएगा आएगा, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया एलसी दोलन, क्योंकि वो ऊर्जा एल और सी के बीच आएगा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक हम कुंडली लेंगे। बच्चा बात ना करो, ये एक कुंडली है, ठीक है जी, ये है एल प्रेरक, और इस कुंडली को यहां पर एक कुंजी लगा करके, यहां एक कुंजी लगा दिया हमने। ठीक है, ये कुंजी है K1 या K2 मान लो, और फिर यहां पर एक संधारित हमने लगा दिया, ये संधारित है, और फिर यहां से ये जोड़ दिया। हाँ, नहीं ढहेगा। और यहां पर देखो जी, यहां पर एक कुंजी लगा करके और यहां पर एक सेल लगा दिया, ऐसे ये सर्किट बनके तैयार हो गई। इस सर्किट को हम केंट परिपथ कहते हैं। केंट परिपथ ऐसे लिखा जाता है, केंट परिपथ। ध्यान देना, ठीक है। ये है संधारित और ये कुंजी है K1, ठीक है, और ये सेल है। ठीक, अब देखिए इस L और C के बीच जब ऊर्जा का विनिमय होने लगे, C से L की ओर, फिर L से C की ओर, फिर C से L की ओर, ठीक है, इस तरह विनिमय होने लगता है,
तो इसको हम बोलते हैं एलसी दोलन, ऊर्जा का विनिमय। ध्यान रखना, जो संधारित्र है ये अपने अंदर जो ऊर्जा संचित करती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र विद्युत ऊर्जा का संचय करती है, और जो प्रेरक है कुंडली, वो चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है, क्योंकि कुंडली में जो धारा बहती है चुंबकीय फ्लक्स के कारण बहती है। सही है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा को संचित करता है और ये विद्युत ऊर्जा को। ये जो ऊर्जा संचित करता है उस ऊर्जा को हम कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा, और उसका मान होता है 1/2 Li²। यही ऊर्जा संचित करता है। और संधारित्र जो ऊर्जा संचित करती है उसका मान है 12 Q²/C। ये विद्युत ऊर्जा। ठीक है, दोनों ये ऊर्जाएं अपने अंदर संचित करते हैं। ठीक, इन्हीं ऊर्जाओं का इन दोनों के बीच विनिमय होता रहता है। ये विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी, फिर चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, फिर विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगा, फिर चुंबकीय ऊर्जा, मतलब ऊर्जा एक बार C से L की ओर, फिर L से, इसीलिए इसका नाम रखा गया एलसी दोलन। जैसे ये धागे से यहां बांध दिए, यहां पर मान लो L है और यहां पे मान लो C है, तो एक बार ये जाएगा L की तरफ, फिर जाएगा C की तरफ, फिर जाएगा L की तरफ, फिर जाएगा, कोई तो ऊर्जा हो रहा, ऊर्जा C से L, फिर L से, फिर C से, फिर L से, वही हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दोलन। तो इसको भी क्या बोलेंगे? दोलन। लेकिन ये दोलन L और C के बीच में हो रहा है, इसलिए इस दोलन का नाम हो गया एलसी दोलन। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या होता है एलसी दोलन? किसको नहीं समझ में आया जी? है कोई माइकलाल जिसको समझ में नहीं आया? आ गया? चलो तो लिखिए, इसमें पहले लिखो, लिखे प्रेरक और संधारित्र के बीच ऊर्जा विनिमय को एलसी दोलन कहते हैं। ठीक है, प्रेरक और संधारित्र के बीच ऊर्जा विनिमय को क्या कहते हैं? एलसी दोलन कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो, एल और सी के बीच ऊर्जा का विनिमय होगा, लेकिन कैसे स्टार्ट होगा ये, उसके लिए हमको करना क्या? देखो, सबसे पहले कुंजी K1 को दबाना है। ठीक है जी। कुंजी K1 को जब दबाओगे तो ये जो सेल है वो इस संधारित्र को आवेश देना शुरू करेगा। तो ये इस संधारित्र को V बराबर Q/C वोल्ट से क्या करेगा? आवेशित करेगा। जहां Q संधारित्र के प्लेटों का आवेश है और C संधारित्र की धारिता है। इस वोल्टेज से ये सेल इसको आवेशित कर देगा, और जब ये आवेशित हो जाएगा, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा अपने अंदर क्या करेगा? संचित कर लेगा। ठीक, अब कुंजी K1 को ऑफ कर देंगे। ऑफ मतलब समझ रहे हो ना? स्विच बंद कर देंगे इसका। अब कुंजी K2 को ऑन करेंगे। जब कुंजी K2 को ऑन करोगे तो संधारित्र का जो आवेश है वो इसमें धारा के रूप में क्या होगा? बहने लगेगा। ठीक, धीरे धीरे ये ऊर्जा कम होने लगेगी और ये ऊर्जा स्टोर करना
शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस तार से ये ऊर्जा धीरे धीरे ऐसे यहां आने लगेगी, ये ऊर्जा धीरे धीरे इस कुंडली से गुजरेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके अंदर इतनी ऊर्जा क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। जब ये संपूर्ण ऊर्जा यहां आ जाएगा कुंडली में, तो संधारित्र की इस कुल ऊर्जा इस चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी होगी और संधारित्र पूर्ण रूप से निरावेशित हो चुका होगा, मतलब उस पर अब कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगी। अब जब ये ऊर्जा यहां आ जाएगी तो फिर वो ऊर्जा इस तार से होते हुए यहां आएगी, ठीक। फिर संधारित्र विपरीत दिशा में क्या होगा, चार्ज होने लगेगा, ठीक। जब ये चार्ज होने लगेगा तो फिर ये ऊर्जा यहां घटने लगेगी और इसकी ऊर्जा फिर ये बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज हो जाएगा, फिर ये अपनी ऊर्जा भी कलेक्ट कर लेगा। फिर वो ऊर्जा यहां से इस तार से होते हुए यहां आएगी, यानी ऊर्जा C से L और L से C के बीच में एकदम चलती रहेगी ऐसे। इसीलिए इसका नाम है LC दोलन। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे एक उच्च, एक मिनट, क्रिया विधि देखो कैसे ये काम करेगी। एक उच्च प्रेरकत्व की कुंडली L और संधारित्र की धारिता C को कुंजी K2 के द्वारा तथा सेल को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ध्यान दो, एक उच्च प्रेरक की कुंडली L और संधारित्र जिसकी धारिता C को कुंजी K2 के द्वारा तथा सेल को कुंजी K1 की द्वारा क्या किया गया, जोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। अब देखें, कुंजी K1 को ऑन करने पर सेल संधारित्र को विभव V बराबर Q बाई C से क्या करता है, आवेशित करता है, जिससे संधारित्र विद्युत ऊर्जा U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इतनी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है।
विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुंजी K1 कहां गया, K2 सॉरी, अब कुंजी K2 को ऑन तथा कुंजी K1 को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। ठीक है जी, कुंजी K1 को ऑफ कर देंगे और कुंजी K2 को ऑन कर देंगे। तो विद्युत ऊर्जा तो संधारित्र की विद्युत ऊर्जा धीरे धीरे प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जो निम्न है। निम्न क्या है, हाफ Li, इतनी ऊर्जा प्रेरक में जाके संचित हो जाती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। संधारित्र में इतनी ऊर्जा संचित हो जाती है विद्युत ऊर्जा के रूप में, और ये प्रेरक में इतनी ऊर्जा संचित हो जाती है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर संधारित्र विपरीत दिशा में आवेशित होने लगता है। ठीक है, यही क्रिया L और C के बीच चलती रहती है। यही क्रिया L और C यानी प्रेरक और संधारित्र के बीच में क्या होती है, चलती रहती है। मतलब एक बार कुंजी K1 को दबाओगे ये चार्ज हो जाएगी। अब वो चार्ज वाली जो ये ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा के रूप में जो इसमें संचित है, ये ऊर्जा फिर K2 को दबाने के बाद किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, प्रेरक में, और ये ऊर्जा प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थिर हो जाएगी। फिर ये चुंबकीय ऊर्जा यहां से होते हुए संधारित्र को पहुंचेगी, यानी संधारित्र अब इधर से चार्ज होने लगेगा, वही लिखा गया विपरीत दिशा में, यह आवेशित होने लगेगा। तो फिर ये चुंबकीय ऊर्जा किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। फिर यहां से विद्युत ऊर्जा कहां चली जाएगी, चुंबकीय ऊर्जा में। फिर चुंबकीय ऊर्जा किसमें आ जाएगी, समझ में आएगा। तो L और C के बीच यही क्रिया बराबर क्या होती है, चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, LC, जिसे LC दोलन कहते हैं। इस तरह L और C के बीच ऊर्जा का विनिमय होता रहता है। ठीक है जी, नोट कर लो।